हेलो फ्रेंड्स। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं सची आप सबका अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स एडवांस पर स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के मीनिंग, डेफिनेशन, स्कोप, इंपॉर्टेंस और उसके अप्रोच के बारे में पढ़ा था। जिस भी स्टूडेंट को इन टॉपिक से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो वो हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकता है। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारे आज के वीडियो लेक्चर को। सबसे पहले हम देखते हैं कंटेंट, हमारी वीडियो का क्या कंटेंट रहने वाला है। मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो वन बाय वन इनको रीड करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? वैसे हम इसे हमारी प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं, लेकिन एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस चीज से रिलेट करता है? प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, यानी कि हमें क्या करना है, हमारे फंड्स को अरेंज करना है कि हम कहाँ कहाँ से अरेंज कर सकते हैं, उसके सोर्सेज के बारे में देखना। एंड देन एलोकेशन ऑफ फंड्स, हमने जो फंड्स अरेंज किए हैं उन्हें एलोकेट भी तो करना है, उन्हें यूटिलाइज करना है, तो आप किस तरीके से उन्हें यूटिलाइज करेंगे। एंड लास्ट में कंट्रोल ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, हमने जहां जहां पे भी हमारे फंड्स को इन्वेस्ट किया है वहां पे हमें क्या करना है, उनको कंट्रोल भी करना है कि हमने जहां इन्वेस्ट किया है क्या वहां से हम जो रिटर्न चाहते हैं वो आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। या फिर हम इसे कह सकते हैं कि हमारे पास जो मनी है, जो फंड है, जो हमने क्या किए हैं, अरेंज किए हैं, उनको इस तरीके से हमें क्या करना है, इन्वेस्ट करना है, इनको यूटिलाइज करना है इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में, ताकि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा जो एंटरप्राइज है, उसका जो गोल हमने डिसाइड किया है, हम क्या कर सकें, उसे अचीव कर सकें। हम जानते हैं कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, फिर वो चाहे किसी भी तरीके का ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो, उसका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना एंड अपने जो उसने ऑब्जेक्टिव सेट किया है उसको अचीव करना। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बिजनेस बिना किसी भी ऑब्जेक्टिव के रन नहीं कर सकता, उनका कोई ना कोई गोल जरूर होता है। तो हम क्या करते हैं, उस गोल को अचीव करने के लिए काम करते हैं। सो नाउ ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिसमें से दो मेन ऑब्जेक्टिव हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या होता है? जैसा कि इसके नाम से हमें पता चल रहा है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन यानी कि इसमें हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के बारे में बात करेंगे। मैक्सिमाइज यानी कि ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करना। प्रॉफिट इज द मेन एम ऑफ एवरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। प्रॉफिट जो होता है वह हमारी हर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेन एम होता है। आप अगर कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रही है तो उसका सबसे मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। द फाइनेंशियल डिसीजन शुड बी ओरिएंटेड टू द मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। इसी वजह से हम जो भी फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजन लेते हैं उसका मेन मोटिव क्या रखते हैं, किस चीज को ध्यान में रख के करते हैं कि हमें हमारे प्रॉफिट को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। इसी वजह से हम क्या करते हैं, हमारे जितने भी डिसीजन होते हैं, कंपनी ये देखती है हर डिसीजन का पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा, नेगेटिव इफेक्ट क्या होगा, हमारे क्या डिसाइड करने से, पॉलिसीज में क्या चेंज करने से हमारे प्रॉफिट में क्या इफेक्ट आने वाला है। तो वो हर उस डिसीजन को, हर उस एक्टिविटी को करती है जिसकी वजह से प्रॉफिट क्या हो, इंक्रीज हो या फिर प्रॉफिट में पॉजिटिव इफेक्ट आए। और वहीं वो हर उस एक्टिविटी को क्या करती है, अवॉइड करना चाहती है जिससे क्या हो, उनके प्रॉफिट क्या हो, कम होना शुरू कर दें या उनमें कोई नेगेटिव इफेक्ट आपको देखने को मिले। It is assumed that the profit maximization cause the efficient allocation of resources under the competitive impact conditions, and profit is regarded as the most appropriate measure of the firm performance। जो हमारी जो कंपनी है, ऐसा तो नहीं है कि वो सोसाइटी में अकेली ही रन हो रही है। हमारे अलग अलग कंपटीटर्स होते हैं, बहुत से कंपटीटर्स होते हैं जिनके साथ हमें क्या करना होता है, compete करना होता है। उनके साथ compete करने का एक सबसे आसान और मेन तरीका हमारा क्या होता है कि हमें क्या करना है, हमारे कंपटीटर से ज्यादा प्रॉफिट को अर्न करना है। तो उस कॉम्पिटिटिव मार्केट में रहते हुए हमें क्या करना है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। तो इसके लिए क्या जरूरी है कि हम हमारे जो सोर्सेज हमने फंड्स, जिन जिन सोर्सेज से हम हमारे फंड्स को अरेंज करें उनको अच्छे से स्टडी करें। हमने जो फंड अरेंज किए हैं उसको अच्छे से एलोकेट करें, इफेक्टिव तरीके से एलोकेट करें। और क्या करें, हमारे जो फर्म की परफॉर्मेंस है उसको ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव करने की कोशिश करें। क्योंकि प्रॉफिट ही एक ऐसी चीज है जिससे हम क्या कर सकते हैं, हमारी फर्म की परफॉर्मेंस को अच्छे तरीके से मेजर कर सकते हैं। बेस्ट मेजरमेंट इसको माना जाता है। आगे हम देखते हैं फेवरेबल आर्ग्यूमेंट फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। कुछ आर्ग्यूमेंट्स है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के फेवर में। मेन एम ऑफ एवरी बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। हमारे जो बिजनेस होता है, कोई भी बिजनेस क्यों ना हो, उसका सबसे मेन एम क्या होता है, प्रॉफिट को अर्न करना। बिना किस प्रॉफिट के कोई बिजनेस लंबे टाइम तक ग्रो कर नहीं कर सकता।
ऐसा नहीं होता है कि हमने कोई बिज़नेस खोला और हम सोचते हैं कि नहीं हमें हमारे बिज़नेस में प्रॉफ़िट नहीं होना चाहिए बल्कि लॉस होना चाहिए, ऐसा कोई नहीं सोचता। तो मेन एम क्या होता है? प्रॉफ़िट को अर्न करना। जो प्रॉफ़िट क्या प्रोवाइड करता है? ये कैसा तरीका है? एक आप इसको यार्डस्टिक बोल सकते हो, मेज़रमेंट का तरीका बोल सकते हो, जिससे हम मेज़र करते हैं हमारी फ़र्म की परफ़ॉर्मेंस। अगर कोई कंपनी, कोई बिज़नेस अच्छे से प्रॉफिट अर्न कर रहा है, टाइम टू टाइम उनका प्रॉफिट क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है। दैट मीन्स क्या है? उनकी जो कंपनी की परफॉर्मेंस है, वो भी अच्छी है और वो फ्यूचर में ग्रोथ करेगी। वहीं अगर कोई कंपनी अच्छे से प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रही है या फिर उसका प्रॉफिट पिछले साल के कंपैरिज़न में क्या हो रहा है? डाउन जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि उनकी परफॉर्मेंस में कोई कमी आ रही है, वो अच्छे से काम नहीं कर पा रही है। तो हम बोल सकते हैं हमारा जो प्रॉफिट होता है ना, ये एक यार्डस्टिक मानी जाती है किसी भी कंपनी की परफॉर्मेंस को मेज़र करने के लिए। प्रॉफिट इज अ मेन सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर ग्रोथ ऑफ बिजनेस। प्रॉफिट एक बहुत ही मेन सोर्स माना जाता है फाइनेंस का, ताकि क्या कर सके हमारा जो बिजनेस है वो ग्रो कर सके। बिज़नेस में हमें सिर्फ़ एक ही बार पैसा नहीं चाहिए होता है कि हमने बिज़नेस स्टार्ट किया, उस टाइम पे हमें पैसा चाहिए, हमने फंड्स को इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद हमें आगे फंड्स की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। बिज़नेस को रन करने के लिए, डे टू डे एक्टिविटीज़ को काम करने के लिए, उन सब चीज़ के लिए हमें फंड की ज़रूरत होती है। हम हमारे बिज़नेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, उसके अंदर कुछ चेंजेज़ लाना चाहते हैं, तो हर चीज़ कैसे पॉसिबल है? फाइनेंस की हेल्प से ही पॉसिबल है। तो प्रॉफ़िट उसका एक मेन तरीका माना जाता है। जैसे-जैसे कंपनी ग्रो करेगी, वो प्रॉफिट भी अर्न करेगी, तो अपना ही प्रॉफिट वो क्या करती है, आगे री-इन्वेस्ट कर लेती है अपने ही बिज़नेस में। इससे क्या करती है, वो अपने बिज़नेस को ग्रो ईज़िली कर पाती है। इट मेक एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज़ टू प्रॉफिटेबल एंड डिज़ायरेबल एरिया। इससे क्या होता है कि हम हमारे रिसोर्सेज़ जो हमारे पास जितने भी संसाधन हैं, उनको एक अच्छे तरीके से प्रॉफिटेबल मैनर में अरेंज करते हैं और ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, प्रॉफिट अर्न हो सके। कुछ अनफेवरेबल आर्ग्यूमेंट्स भी हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए। वो है इट लीड्स टू एक्सप्लॉइटिंग वर्कर एंड कंज्यूमर। हमने जैसा कि पढ़ा, हम बार बार क्या बात कर रहे हैं, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, प्रॉफिट बढ़ाना। तो इसका मेन फोकस क्या रहता है, सिर्फ प्रॉफिट पे, ये बाकी किसी चीज को नहीं देखता है। तो ये कई बार क्या करती हैं कंपनीज, अपने प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए वो क्या करती हैं, अपने जो वर्कर्स होते हैं, उनके जो एम्प्लॉयज होते हैं, उन्हें एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देती हैं, उनसे ज्यादा काम करवाती हैं, सैलरी कम देती हैं, या तो उन्हें गलत चीज़ें बताती है। जो कंज़्यूमर हैं, उनको अच्छे तरीके से क्या है, इन्फॉर्मेशन पास नहीं करती है, उन्हें एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देती है। उन्हें अच्छी क्वालिटी ना नहीं देती है, या तो फिर क्या करती है, उसके प्राइस हैं, वो बढ़ा देती है, प्राइस ज़्यादा चार्ज करती है। यानी कि वर्कर्स और कंज़्यूमर को वो क्या करती हैं, एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देती हैं। इट क्रिएट इमोरल प्रैक्टिस सच एज़ करप्ट प्रैक्टिसेज़, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेज़ एक्सेट्रा। अगर मान लो हमारी कंपनी सिर्फ प्रॉफिट ही का बात करती है, तो इससे क्या होता है, वो कई बार कुछ ऐसी इलीगल काम, इमोरल काम, अनैतिक चीजें भी करने लगती हैं। वो सोचते हैं सिर्फ हमें प्रॉफिट होना चाहिए, किस तरीके से हो रहा है वो मैटर नहीं करता है। तो वो कई बार गलत चीजें, करप्शन करना शुरू कर देती है। अपने जो ये प्रोडक्ट्स जो भी वो सेल कर रही है या जो भी सर्विसेज वो दे रही है, उसके अंदर क्या करती है, अनफेयर तरीके से ट्रेड प्रैक्टिसेस करना शुरू कर देती है। इट लीड्स टू इनइक्वालिटी अमंग द स्टेक होल्डर सच एज द कस्टमर, सप्लायर एक्सेट्रा। ये क्या करती हैं, अलग अलग हमारे जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके बीच में इनइक्वालिटीज क्रिएट करने का काम करती हैं। ये कस्टमर को, सप्लायर हैं, या फिर हमारे जो क्रेडिटर है, डेटर है, उन सब के बीच में क्या करती है, इनइक्वालिटीज क्रिएट कर देती है। आगे हम इसके ड्रॉबैक्स देखते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ड्रॉबैक्स भी हैं कुछ। वो क्या है, फर्स्ट हमारा पॉइंट है एम्बिग्यूटी। प्रॉफिट इज नॉट डिफाइंड प्रिसाइसली टू करेक्टली। जो प्रॉफिट की जो टर्म हमने ली है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, लेकिन किस प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है उसके बारे में इसमें कोई बात नहीं की गई है। जो प्रॉफिट टर्म है वो अपने आप में एक बहुत ही ब्रॉड टर्म होती है। आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंसीडर कर सकते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंसीडर कर सकते हैं, या तो फिर प्रॉफिट में आप क्या कंसीडर कर रहे हैं, किस एक्सपेंस को इंक्लूड कर रहे हैं, किसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, आप क्या-क्या चीज़ें उसके अंदर कंसीडर करके चल रहे हैं। इस पॉइंट में हमने ऐसी कोई भी बात रीड नहीं की है, तो ये क्या है, बहुत ही एम्बिग्यूटी इसमें क्रिएट की गई है। ये एम्बिग्यूटी का मतलब क्या है? अस्पष्टता, यानी कि कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है। इग्नोर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसमें हम क्या करते हैं, हमारी जो टाइम वैल्यू होती है मनी की, हम उसको भी इग्नोर कर रहे हैं। हम कहते हैं कि हमें प्रॉफिट अर्न करना है, लेकिन ये इस चीज़ पे कॉन्संट्रेट नहीं करता है कि वो प्रॉफिट आपको कब अर्न हो रहा है। आपको अभी हो रहा है, 2 महीने बाद हो रहा है, 6 महीने बाद हो रहा है, साल बाद हो रहा है, या फिर 5 साल बाद हो रहा है। इसको क्या मतलब है, सिर्फ हमें प्रॉफिट अर्न हो रहा है, लेकिन
जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये जो कंसेप्ट है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारी मनी की जो वैल्यू आज है, एट प्रेजेंट है, वो वैल्यू 1 साल के बाद नहीं होगी। हमारी जो मनी की वैल्यू है, वो कुछ टाइम के बाद डेप्रिशिएट हो जाती है। टाइम टू टाइम क्या है, डेप्रिशिएशन चलता रहता है। तो ये इस चीज को क्या कर रहा है, बिल्कुल इग्नोर कर रहा है। उसके लिए ये चीज मैटर नहीं करती, वो सिर्फ क्या देखता है, पैसा आ रहा है, हमने प्रॉफिट अर्न किया, लेकिन कब किया, ये इस चीज के बारे में बात नहीं करता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इग्नोर रिस्क। रिस्क में भी इंटरनल और एक्सटर्नल रिस्क। हम अगर कोई बिजनेस रन कर रहे हैं, तो उसमें हमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके के रिस्क हो सकते हैं। वो इंटरनल भी हो सकते हैं, वो एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमारी जो बिजनेस है, वो किस तरीके के ऑपरेशन कर रही है, उस पे किस चीज का किस तरीके से इम्पैक्ट होता है। कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा रिस्की होते हैं, जबकि कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो ज्यादा रिस्की नहीं होते हैं। लेकिन इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। हम देखते हैं कि कई बार क्या होता है, कुछ प्रोजेक्ट ऐसे है होते हैं जो हमें अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी देते हैं। वो कहते हैं कि हम अच्छा रिटर्न आपको दे सकते हैं, लेकिन उस प्रोजेक्ट में हमारा रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। हम क्या देखते हैं, प्रॉफिट को देखकर हमने हो सकता है हम क्या करें, उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लें। बट एक्चुअल में कई बार क्या होता है, हम उस रिस्क को बियर नहीं कर पाते। हमारी जो फर्म है, हमारा जो बिज़नेस है, वो इस रिस्क को फेस नहीं कर पाता और एट लास्ट हमें लॉस होता है। तो ये जो रिस्क वाला फैक्टर होता है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जो इसके अंदर कंसीडर किया ही नहीं गया है। ये सिर्फ प्रॉफिट की बात करता है। वो जिस प्रोजेक्ट में हमें प्रॉफिट अर्न हो रहा है, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर ज़्यादा रिस्क ना हो। कई बार रिस्क इतना ज़्यादा होता है, उसके कंपैरिज़न में हमें जो प्रॉफिट मिलता है, वो बहुत ही कम होता है। तो ये इस चीज़ के बारे में बात नहीं करता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वेल्थ मैक्सिमाइज़ेशन। ये हमारा क्या है, सेकंड ऑब्जेक्टिव है वेल्थ मैक्सिमाइज़ेशन। नाम से पता चलता है, वेल्थ के बारे में बात कर रहा है। द टर्म वेल्थ, वेल्थ क्या होती है? वेल्थ आप किसी शेयर होल्डर की वेल्थ से रिलेट कर सकती है, या किसी पर्सन की वेल्थ से रिलेट कर सकते हैं। वो सब पर्सन जो किसी न किसी तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे बिजनेस से रिलेट करते हैं, ये उनकी वेल्थ को मैक्सिमाइज करने की बात करता है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को आप वैल्यू मैक्सिमाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। ये जो ऑब्जेक्टिव है, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कांसेप्ट माना जाता है। हर फील्ड में हम क्या करते हैं, आज के टाइम पे हमारी जो शेयर होल्डर है, जो स्टेक होल्डर है, उनकी वेल्थ को मैक्सिमाइज करने का काम करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि हम क्या करते हैं, हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो शेयर होल्डर हैं, हम उसकी जो वेल्थ है, उसको मैक्सिमाइज कर रहे हैं। किस तरीके से? हमारे बिजनेस में अच्छे से ऑपरेट करने से। यानी कि हमारा बिजनेस जितना ज्यादा अच्छे तरीके से ऑपरेट करेगा, परफॉर्मेंस उनकी अच्छी होगी, उतनी ही ज़्यादा क्या है, हम कोशिश करते हैं कि हमारे जो स्टेक होल्डर है, उनकी वेल्थ भी हो। अब पॉइंट ये आता है कि जो शेयर होल्डर की वेल्थ है, हम उसको मैक्सिमाइज़ करने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे जो शेयर होल्डर है, उनकी वेल्थ है क्या? हम एक्चुअल में उन्हें कैलकुलेट कैसे करेंगे? शेयर होल्डर की वेल्थ को कैलकुलेट करने का कोई तरीका होता है होगा, तो हम उस तरीके के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारे शेयर होल्डर है, उनकी जो करंट वेल्थ है, अगर आपको वो कैलकुलेट करनी है, तो आप कैसे कर सकते हैं? इसका जो फॉर्मूला है, वो है नंबर ऑफ शेयर्स ओन्ड इंटू करंट स्टॉक प्राइस पर शेयर। यानी कि कोई एक शेयर होल्डर है, उसके पास कितने शेयर हैं, वो कितने शेयर का ओनर है, उसकी मल्टीप्लाई हमें किससे करनी होती है, उस शेयर में का जो मार्केट में प्राइस चल रहा होता है, करंट में जो स्टॉक प्राइस चल रहा होता है, उससे हम उसकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो आंसर हमारा आता है, हम मानते हैं हमारे जो शेयर होल्डर है, उनकी वेल्थ उतनी है। तो डायरेक्टली अगर आप देखें, तो ये हमारी जो शेयर होल्डर की वेल्थ है, वो किससे रिलेट करती है? हमारे जो स्टॉक होते हैं, उसका प्राइस मार्केट में क्या चल रहा है, उससे इफेक्ट होती है। अगर हमारी कंपनी का मार्केट प्राइस, हमारी कंपनी का जो स्टॉक है, उसका जो मार्केट प्राइस है, वो हाई है, दैट मीन्स हमारी जो शेयर होल्डर की वेल्थ है, वो भी अच्छी है। वहीं अगर हमारी जो स्टॉक है, उसका मार्केट प्राइस लो है, दैट मीन्स हमारी जो शेयर होल्डर की वेल्थ है, वो क्या है, अच्छी नहीं है। इसको एक चार्ट की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। मैक्सिमम यूटिलिटी, जितने ज्यादा क्या होगा, हमारी जो शेयर होल्डर है, उसको यूटिलिटी मिलेगी, उससे क्या रिलेट करता है? मैक्सिमम यूटिलिटी क्या चीज़ रेफ़र करती है? वो रेफ़र करती है मैक्सिमम शेयर होल्डर वेल्थ को। यानी कि उ उतनी ही ज़्यादा शेयर होल्डर की वेल्थ भी अच्छी होगी। तो मैक्सिमम जो शेयर होल्डर वेल्थ है, वो किस चीज़ को रेफ़र करती है आगे? वो कहती है कि जितना ज़्यादा शेयर होल्डर की वेल्थ है, इसका मतलब क्या है, हमारे जो कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है, यानी कि मैक्सिमम करंट स्टॉक प्राइस पर शेयर हमारी कंपनी का स्टॉक प्राइस क्या है, उसे दिखाती है। आगे हम देखते हैं फेवरेबल आर्गुमेंट फॉर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन।
फर्स्ट पॉइंट है इट इज सुपीरियर। ये सुपीरियर है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में तो हम सिर्फ प्रॉफिट की बात कर रहे थे। हमें किसी पर्सन की बात नहीं की, किसी भी स्टेक होल्डर की बात नहीं की, हमने किसी की बात नहीं की। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? हम शेयर होल्डर की बात कर रहे हैं, उन पर्सन्स की बात कर रहे हैं जिन लोगों ने हमारे बिज़नेस में क्या किया है, इन्वेस्ट किया है। जो लोग हमें पैसा दे रहे हैं, हमें कैपिटल प्रोवाइड करवा रहे हैं, हम उनकी वेल्थ को मैक्सिमाइज़ करने की बात कर रहे हैं। इस वजह से क्या है, हमारे पीछे वाले पॉइंट से क्या ज़्यादा सुपीरियर माना जाता है। इट इज़ प्रिसाइज़ एंड अनएम्बिगुअस। यानी कि ये क्या है, लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ेशन में हमने पढ़ा था कि जो प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ेशन टर्म है, प्रॉफिट, ये अपने आप में क्या है, अनक्लियर है। ये क्लियरली डिफाइन नहीं कर रहा है कि आप किस चीज़ की बात कर रहे हो। लेकिन वेल्थ मैक्सिमाइज़ेशन क्या है? ये एक क्लियर टर्म आपको दिखा रहा है। इसमें आप प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे हैं, आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं, इसमें आप बात कर रहे हैं कैश फ्लो की। यानी कि हमारे बिज़नेस में कितना पैसा आ रहा है, ये उस चीज़ की बात कर रहा है। कितना पैसा आ रहा है, दैट मीन्स हम इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी कंसीडर करके चल सकते हैं। एंश्योर एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये कहता है कि हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, हमें क्या करना है, उसको अच्छे तरीके से एलोकेट करना है, सो दैट हमारी जो स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे जो शेयर होल्डर है, उनकी जो वेल्थ है वो इंक्रीज हो सके। क्योंकि अगर आप अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूज नहीं करेंगे, दैट मीन्स अभी आपके पास स्कोप है, उनका जो पैसा है आपने अच्छे से यूज नहीं किया है, इस वजह से उनकी वेल्थ अच्छी नहीं है। तो हमें क्या कोशिश करते हैं? हम कोशिश करते हैं कि हम उनका दिया हुआ पैसा अच्छे तरीके से क्या करें, एलोकेट करें, ताकि उनकी जो वेल्थ है उसको मैक्सिमाइज़ किया जा सके। एंश्योर इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। इस पॉइंट में हम क्या करते हैं, हमारी जो सोसाइटी होती है उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट की भी बात करते हैं। जब आप किसी शेयर होल्डर की वेल्थ की बात कर रहे हैं, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, उसकी यूटिलिटी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा, उसका प्रॉफिट ज्यादा होगा, उसकी वेल्थ अच्छी होगी, दैट मीन्स उसका जो लाइफ स्टाइल है वो भी अच्छा होगा। वो लाइफ स्टाइल जो अच्छा है, तो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट किसको कर रहा है, सोसाइटी को कर रहा है। क्योंकि वो पर्सन्स रहते तो सोसाइटी में ही है। और ऐसा नहीं होता है कि जो बिज़नेस है उसका कोई एक ही शेयर होल्डर होता है या फिर लिमिटेड शेयर होल्डर होते हैं। बिज़नेस जो कंपनी है वो लार्जली क्या होती है, फैली हुई होती है, तो उसके जो शेयर होल्डर होते हैं वो भी क्या है, ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या होते हैं, फैले हुए होते हैं। इस वजह से क्या होता है कि हमारी जो सोसाइटी है वो भी अपग्रेड होती है। कुछ अनफेवरेबल आर्गुमेंट्स हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की। फर्स्ट हमारा पॉइंट है क्रिएट ऑनर्स मैनेजमेंट प्रॉब्लम। कई बार क्या होता है कि हमने पढ़ा, जो हमारा बिजनेस होता है वो बहुत बड़ा होता है। हम अगर लार्ज लेवल पे काम कर रहे हैं तो क्या होता है कि हमें अलग अलग पर्सन से पैसा कलेक्ट करने की जरूरत पड़ती है। यानी कि ओनर हम हैं, लेकिन कंप्लीटली कैपिटल हमारी नहीं है। कोई भी पर्सन इतना कैपेबल नहीं होता है कि वो अपने बिज़नेस को कंप्लीट फंडिंग पर्सनली कर सके। तो वो अलग-अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे पैसा कलेक्ट करता है। तो उनका भी तो हमारी कंपनी में उतना ही शेयर है। तो अभी-अभी हमने पढ़ा था कि जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में हम क्या करते हैं, शेयर होल्डर की वेल्थ को बढ़ाने का काम करते हैं, उस पे कॉन्संट्रेट करते हैं। तो कई बार क्या होता है, जो ओनर्स हैं और जो मैनेजर्स हैं, वो क्या करते हैं, जो शेयर होल्डर होते हैं, अपना एक पर्सन, एक रिप्रेजेंटेटिव एज़ अ मैनेजर वो रिप्रेजेंट वहाँ पे करते हैं। तो जो मैनेजर होता है, वो चाहता है कि हमारे जो शेयर होल्डर है, उनकी वेल्थ को मैक्सिमाइज़ किया जा सके। और वहीं ओनर क्या चाहता है? ओनर चाहता है कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न हो। तो ये क्या प्रॉब्लम होती है, इसके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट अराइज़ हो जाता है। जो ओनर का ऑब्जेक्टिव होता है और जो शेयर होल्डर का ऑब्जेक्टिव होता है वो डिफरेंट होता है। इसी वजह से कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है। इग्नोर अदर स्टेक होल्डर्स। ये सिर्फ शेयर होल्डर की बात कर रहा है। इट इज इंक्लाइन टुवर्ड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर ओनली। दैट मीन सिर्फ शेयर होल्डर वो लोग जिन्होंने डायरेक्टली पैसा हमारे बिजनेस में क्या किया है, इन्वेस्ट किया है। और बाकी जितने भी अदर स्टेक होल्डर्स हमारे बिजनेस के हैं, ये कंप्लीटली इसको इग्नोर करता है। ना ये क्रेडिटर की बात कर रहा है, ना सप्लायर की, ना एम्प्लॉयी की, ना कस्टमर की, किसी भी पर्सन की बात कर ही नहीं रहा है। ये सिर्फ किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है? शेयर होल्डर के लिए, जिन्होंने हमारे बिज़नेस में डायरेक्टली इन्वेस्ट किया है। तो ये बाकी लोगों के बारे में बात नहीं करता है। क्राइटेरिया ऑफ मार्केट वैल्यू इज़ नॉट फेयर। हमने यहाँ पे एक क्राइटेरिया डिसाइड किया था वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को मेज़र करने के लिए। हम शेयर होल्डर जो शेयर होल्डर है, उनकी जो वेल्थ है, वो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, मार्केट प्राइस के बेस पे। हमारे स्टॉक का मार्केट प्राइस क्या है, उससे हम क्या करते हैं, शेयर होल्डर जो शेयर होल्डर है उसकी वेल्थ को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन क्या ये सही तरीका है? क्या मार्केट वैल्यू, जो हमारे जो शेयर की मार्केट वैल्यू है,
वो सिर्फ कंपनी की परफॉर्मेंस पे ही डिपेंड करती है, वो अदर किसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती। एक्चुअल में ऐसा है, एक्चुअल में तो ऐसा नहीं होता। हमारे जो स्टॉक मार्केट है, उसके अंदर किसी कंपनी के शेयर की मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, ये सिर्फ कंपनी की परफॉर्मेंस पे डिपेंड नहीं करता है। अदर और भी बहुत से इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं जो इस चीज पे इफेक्ट डालते हैं कि किसी कंपनी का मार्केट प्राइस क्या रहने वाला है। तो वैल्यू ऑफ शेयर कुड इंक्रीज और डिक्रीज ड्यू टू अदर इकोनॉमिक फैक्टर्स व्हिच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द फर्म। और वो जो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, वो हमारी कंपनी के कंट्रोल से बिल्कुल बाहर होते हैं, वो किसी भी तरीके से उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकती। तो ये कहना एक तरीके से बिल्कुल ठीक नहीं है कि हमारी अगर कंपनी का मार्केट प्राइस अच्छा है, दैट मीन्स हमारी कंपनी परफॉर्मेंस भी अच्छी कर रही है। हो सकता है मार्केट प्राइस अच्छा है, लेकिन उसके बाद भी हमारी जो कंपनी है, वो परफॉर्मेंस अपनी इम्प्रूव कर सकती है, उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी ना हो। इट इज़ जस्ट अनदर फॉर्म ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अल्टीमेट एम इज़ टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। विदाउट अर्निंग प्रॉफिट, वेल्थ कैन नॉट बी मैक्सिमाइज्ड। यहाँ पे हमने क्या कहा, इस पॉइंट में हम बात कर रहे हैं कि इसका अल्टीमेट एम क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही है। ये सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को दूसरे तरीके से घुमा के आपको दिखा रहा है। क्योंकि हमने बोला कि हमें शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है। शेयर होल्डर की वेल्थ कैसे मैक्सिमाइज होगी? उसकी वेल्थ मैक्सिमाइज होगी अगर हमारे स्टॉक का प्राइस हाई होगा। स्टॉक का प्राइस कब हाई होगा? हमारे मार्केट में शेयर कब बढ़ेगा? जब हमारी कंपनी क्या करती है, पब्लिक को प्रॉफिट अर्न करके दिखाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगी। अब जितना ज़्यादा कोई कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है, उसकी मार्केट शेयर उतना ही ज़्यादा होता है, उसके मार्केट में स्टॉक का प्राइस भी उतना ही ज़्यादा होता है। और वहीं अगर कोई कंपनी प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रही है या तो उसके प्रॉफिट्स डाउन जा रहे हैं, तो डायरेक्ट इफेक्ट किस पे पड़ेगा? मार्केट प्राइस पे डलेगा। मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा, जिससे क्या होगी? शेयर होल्डर की वेल्थ भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। दैट मीन्स अल्टीमेट एम तो इसका भी क्या है? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, मार्केट प्राइस बढ़ेगा। मार्केट प्राइस बढ़ेगा तो हमारी जो शेयर होल्डर की वेल्थ है वो भी बढ़ेगी। तो ये भी क्या है? इनडायरेक्टली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की ही बात कर रहा है। नाउ अब हम देखते हैं बेसिस डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ये दो अलग अलग ऑब्जेक्टिव हमने पढ़े हैं, तो इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं जिनके बेस पे आप इन्हें क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो हम उन पॉइंट्स को पढ़ते हैं। फर्स्ट हमारा पॉइंट है ऑब्जेक्टिव। हमारे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। दैट मीन्स ये सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट की बात करता है, लॉन्ग टर्म के बारे में बात नहीं करता। लेकिन जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है, इसके अंदर हम क्या करते हैं? लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म वेल्थ की बात करते हैं। प्रॉफिट जो हम कंसीडर कर रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, शॉर्ट टर्म फोकस नहीं होता है। टाइम होरिजन, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में हम सिर्फ शॉर्ट टर्म फोकस रखते हैं, हमें इमीडिएट रिजल्ट चाहिए। लेकिन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में हम लॉन्ग टर्म फोकस करते हैं। प्रॉफिट आज होगा, वेल्थ आगे हमें दिखेगी बढ़ी हुई। ऐसा नहीं है कि आज ही प्रॉफिट हुआ, आज ही हमारी जो शेयर होल्डर की वेल्थ है वो बढ़ गई। प्रॉफिट आज हो रहा है, उसके बाद हम क्या करते हैं? हम लॉन्ग टर्म फोकस करते हैं कि हमें हमारी जो शेयर होल्डर है उनकी वेल्थ को ऐसे ही मेंटेन करके रखना है, मैक्सिमाइज करते रहना है। एम्फेसिस, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में हम किस चीज पे फोकस करते हैं? रिवेन्यू को अर्न करना, उसको इंक्रीज करना, या तो फिर हमारी जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस करना। दोनों ही तरीके से हम क्या कर रहे हैं? हमारे प्रॉफिट को अर्न कर रहे हैं, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी है, वो अपना प्रोडक्ट पहले ₹10 में सेल करती थी, और उसकी जो कॉस्ट आती थी वो कितनी आती थी? ₹8 आती थी। लेकिन अब उसने क्या किया? अपने जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस बढ़ाया, और वो अब ₹12 में क्या करती है? अपने प्रोडक्ट को सेल करती है। दैट मीन्स उसने क्या किया? रिवेन्यू इंक्रीज किया। तो इससे क्या हुआ? उसको ₹4 का प्रॉफिट अर्न होना शुरू हो गया। वहीं अगर वो क्या करती? प्राइस को ना बढ़ाकर वो कॉस्ट को कम करती। पहले हमें क्या करती है? कॉस्ट ₹8 में बन रहा था। अब हम क्या कर रहे हैं? उसी प्रोडक्ट को ₹6 में बना रहे हैं। तो इससे भी क्या होगा? हमारा प्रॉफिट क्या होता है? बढ़ रहा है। दैट मीन्स ये डायरेक्टली प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर रहे हैं। फिर चाहे उनको इंक्रीज़ रेवेन्यू को करना हो या तो फिर कॉस्ट को रिड्यूस करना हो। लेकिन जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है उसके अंदर क्या होता है? ये फोकस करता है इंक्रीजिंग द ओवरऑल वैल्यू ऑफ द फर्म। ये कंप्लीट वैल्यू की बात करता है, फर्म की कंप्लीट वैल्यू, उसकी इक्विटी के बारे में बात करता है। इंक्लूजन ऑफ द फैक्टर्स, जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है इसके अंदर हम किस किस फैक्टर को लेके चलते हैं? ये एक लिमिटेड एरिया को लेके चलता है, रिवेन्यू प्रॉफिट। लेकिन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में क्या होता है? ये आपके फाइनेंशियल फैक्टर्स के साथ साथ नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स को भी लेके चलता है, जैसे कि रिस्क। हमने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की ड्रॉबैक में पढ़ा था कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में हम रिस्क को कंसीडर नहीं करते हैं, सिर्फ प्रॉफिट को कंसीडर करते हैं। लेकिन जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की बात करते हैं, तो इसके अंदर
हर प्रोजेक्ट के पॉजिटिव और नेगेटिव, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल हर तरीके के फैक्टर को कंसीडर किया जाता है। उसके अंदर हम रिस्क को भी इवेल्युएट करते हैं। होलिस्टिक अप्रोच, जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होती है, ये नैरो अप्रोच है और ये सिर्फ फोकस करती है इमीडिएट फाइनेंशियल रिटर्न पे। आज के आज हमें रिटर्न मिलना चाहिए, विद इन शॉर्ट टाइम पीरियड हमें रिटर्न मिलना चाहिए। वहीं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव है, ये एक लार्ज लेवल पे काम करती है और ये कंसीडर करती है ओवरऑल इम्पैक्ट को, कि हमारे किस डिसीजन का इफेक्ट हमारी कंपनी पे क्या पड़ने वाला है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, शेयर होल्डर वैल्यू। शेयर होल्डर की जो वैल्यू है वो मे नॉट डायरेक्टली इनहांस लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर वैल्यू। ये डायरेक्टली शेयर होल्डर के बारे में बात नहीं करती है, ना ही ये कहती है कि हम क्या करेंगे, उनकी वैल्यू को इंक्रीज करने का काम करेंगे। लेकिन जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये डायरेक्टली जो शेयर होल्डर है उसकी वेल्थ को बढ़ाने का काम करती है। ये कहती है कि हमें हमारे स्टेक होल्डर की वेल्थ को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। फ्लेक्सिबिलिटी, जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या है, वो लेस फ्लेक्सिबल है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, लॉन्ग टर्म को क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। तो जो भी चीजें उसको डिसीजन लेना है वो शॉर्ट टर्म में लेगा। वो शॉर्ट टर्म में अगर डिसीजन ले रहा है तो उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। वहीं अगर आप वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की बात करो, ये क्या कर रहा है, लॉन्ग टर्म गोल्स को लेके चलता है। हम जानते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स यानी कि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, और जो फ्यूचर होता है वो क्या है, अनसर्टेन होता है। फ्यूचर में हमारे एनवायरनमेंट में चेंजेस होना पॉसिबल है। हम ये नहीं कह सकते कि हमने जो प्रिडिक्ट किया है वो सही प्रिडिक्ट किया है। तो इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। वो ऐसे पॉलिसीज बनाता है कि अगर हमें जरूरत पड़े तो हम क्या कर सके, उसको टाइम पे चेंज कर सके। रिस्क टॉलरेंस, हायर रिस्क टॉलरेंस विद अ फोकस ऑन शॉर्ट टर्म गेन्स। ये क्या करता है, ये सिर्फ शॉर्ट टर्म गेन की बात कर रहा है। इसकी वजह से क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा रिस्क को भी टॉलरेट करने के लिए तैयार हो जाता है। इसको क्या है, हम ज्यादा रिस्क लेंगे तो हमें प्रॉफिट भी ज्यादा अर्न होगा। वहीं लेकिन वहीं पे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या कहता है, कि बैलेंस अप्रोच टू द रिस्क, फोकस ऑन सस्टेनेबल ग्रोथ। ये कहता है कि हमें सिर्फ आज के प्रॉफिट पे फोकस नहीं करना है, हमें फ्यूचर के बारे में भी बात करनी है, कि आज भले ही प्रॉफिट कम हो लेकिन हमें फ्यूचर में कोई लॉस नहीं होना चाहिए। ये सस्टेनेबल ग्रोथ की बात करता है, ये रिस्क फैक्टर को इंक्लूड करके चलता है। फाइनेंशियल रेशियो, primarily concerned with profitability ratio like ROI, ROE। ये सिर्फ उन रेशो के बारे में बात करता है जो डायरेक्टली प्रॉफिट से रिलेट करती है, जैसे कि हमने जो इन्वेस्टमेंट की उस पे हमें कितना रिटर्न मिला। डायरेक्टली हम प्रॉफिट के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में हम क्या करते हैं, ये प्रॉफिटेबिलिटी के साथ साथ वैल्यूएशन रेशियो को भी कंसीडर करता है। वो उसको भी कंसीडर करके चलता है, जैसे कि ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, या फिर पीई, प्राइस अर्निंग रेशियो, कि हमारे जो शेयर होल्डर है उनकी अर्निंग कितनी हो रही है, एक शेयर पे वो कितना अर्न कर रहे हैं, और हमारे जो शेयर्स की प्राइस अर्निंग कैपेसिटी है वो कैसी है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में हम क्या करते हैं, जो सीएसआर जो पॉइंट है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी है, उसको कंप्लीटली क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। हम सिर्फ प्रॉफिट को कंसीडर करते हैं, सोसाइटी के बारे में नहीं सोचते हैं। वहीं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में हम क्या करते हैं, हम इस ये हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको कंसीडर करके चलते हैं, और ये लॉन्ग टर्म वैल्यू के बारे में बात करता है। ये चाहता है कि हमारी जो कंपनी है उसकी जो शेयर होल्डर है उसकी वेल्थ भी बढ़े, हमारे मार्केट में शेयर बढ़े, हमारी रेपुटेशन बढ़े, ताकि हम क्या कर सके, लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर सके। आगे हम बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फंक्शंस की। अभी हमने क्या पढ़ा, ऑब्जेक्टिव पढ़ा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फंक्शंस। फंक्शन में हम तीन तरीके के डिसीजन के बारे में बात करेंगे। ये जो तीनों डिसीजन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। फर्स्ट है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सेकंड फाइनेंसिंग डिसीजन, एंड द थर्ड डिविडेंड डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, कैपिटल बजटिंग और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के बारे में। फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर हम पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर और लीवरेज के बारे में। वहीं डिविडेंड डिसीजन के अंदर हम पढ़ेंगे डिविडेंड पॉलिसी और रिटेन अर्निंग के बारे में। सो फर्स्ट हमारा पॉइंट है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। नाम से ही क्लियर हो रहा है, हमें इन्वेस्ट करना है तो उससे रिलेटेड हम डिसीजन लेंगे। इन्वेस्टमेंट डिसीजन रिलेट टू द सिलेक्शन ऑफ एसेट इन विच फंड विल बी इन्वेस्टेड बाय अ फर्म। इन्वेस्टमेंट डिसीजन किस चीज से रिलेट करता है, ये रिलेट करता है हमें उस एसेट को सिलेक्ट करना है जहां पे हम हमारे फंड्स को क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। कोई भी बिजनेस कहीं पे इन्वेस्ट करता है तो सबसे पहले क्या करता है, उस चीज को एनालाइज करता है, सिलेक्ट करता है कि हमें हमारी जो फंड्स है वो कहाँ इन्वेस्ट करने हैं। आप कहीं पे भी अपने फंड्स को इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अगर मान लो आपको कोई एसेट भी परचेज करनी है तो हम क्या करेंगे, हम डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के एसेट्स को देखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस को देखेंगे कि हमें
किस जगह पे इन्वेस्ट करना हमारे लिए सही रहने वाला है। आगे द एसेट्स कैन बी एक्वायर्ड बाय अ फर्म मे बी लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म एसेट। कोई फर्म, कोई बिज़नेस अगर कहीं पे इन्वेस्ट कर रही है, उसे इन्वेस्टमेंट करनी है, तो वो लॉन्ग टर्म एसेट में भी कर सकती है और शॉर्ट टर्म में भी कर सकती है। बिज़नेस को रन करने के लिए जितनी ज़रूरत लॉन्ग टर्म एसेट्स की होती है, उतनी ही ज़रूरत शॉर्ट टर्म एसेट्स की भी होती है। लॉन्ग टर्म एसेट हमें लॉन्ग टाइम में फ़ायदा देती है और शॉर्ट टर्म किस चीज़ से रिलेट करती है? हमारी करंट एसेट से रिलेट करती है, यानी कि हमारी डे टू डे एक्टिविटी से रिलेट करती है। तो जब हम लॉन्ग टर्म एसेट की बात करते हैं, उससे रिलेटेड कोई डिसीज़न लेते हैं, तो हम किस चीज़ की बात करते हैं? कैपिटल बजटिंग की बात करते हैं। जब हम कोई डिसीज़न लेते हैं लॉन्ग टर्म एसेट से रिलेटेड, उसको क्या बोला जाता है? कैपिटल बजटिंग। वहीं अगर हम कोई डिसीज़न लेते हैं शॉर्ट टर्म एसेट से रिलेटेड या फिर करंट एसेट से रिलेटेड, तो उसको बोला जाता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो कैपिटल बस्टिंग क्या होता है? कैपिटल बस्टिंग रिलेट करता है सिलेक्शन ऑफ एन एसेट और इन्वेस्टमेंट प्रपोजल व्हिच वुड यील्ड बेनिफिट इन फ्यूचर। ये क्या करता है? उस एसेट को सिलेक्ट करने में, उस प्रपोजल को सिलेक्ट करने में हेल्प करता है। हम देखते हैं कि हमें कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, उस एसेट को क्या करते हैं, चूज करते हैं, जो हमें इन फ्यूचर क्या करती है, प्रॉफिट अर्न करके देने वाली है। इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स शुड बी इवैल्यूएटेड। हमने पढ़ा कि हम जहाँ इन्वेस्ट करेंगे, हमें उसे पहले इवैल्यूएट करना पड़ेगा। तो हम इवैल्यूएट करेंगे कैसे? किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले हम देखते हैं इन टर्म ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी। मेन एम हमारा क्या है? प्रॉफिट को अर्न करना है। तो हम देखते हैं कि अब हम जिस प्रोजेक्ट में, जिस एसेट पे इन्वेस्ट करने वाले हैं, वो हमें कितना प्रॉफिट अर्न करके दे सकती है। उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है, कितना प्रॉफिट अर्न करने की कैपेसिटी वो रखती है। कॉस्ट इन्वॉल्व, हमने अगर किसी प्रोजेक्ट में क्या करना है, इन्वेस्ट करना है, तो हम क्या करेंगे? उसकी कॉस्ट के बारे में भी कंसीडर करेंगे। हमने उसकी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी तो देख ली, लेकिन क्या हम उस एसेट को, उस प्रोजेक्ट को अफोर्ड कर सकते हैं? हम उतनी कॉस्ट, हमारे पास है पैसा कि हम वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकें? उसके अंदर कितनी कॉस्ट आने वाली है? एंड द रिस्क एसोसिएटेड विद द प्रोजेक्ट, और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि वो जो प्रोजेक्ट है, उससे कितना ज़्यादा रिस्क जुड़ा हुआ होता है। क्योंकि हम अगर किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है कि हम उस रिस्क को भी इवैल्यूएट करें। कई बार हम ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर देते हैं जहाँ पे प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी तो उसकी बहुत होती है, लेकिन साथ ही उसके अंदर रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है। तो हमें ये भी देखना होता है कि क्या हम उस रिस्क को बियर कर सकते हैं, हम उसे फेस कैसे करेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अभी अभी हमने पढ़ा था लॉन्ग टर्म एसेट्स के बारे में, तो हमने कैपिटल बजटिंग डिस्कस किया। अब हम किस चीज के बारे में पढ़ेंगे? शॉर्ट टर्म एसेट्स के बारे में, जो क्या है, विद इन 1 ईयर हमें यूज करनी होती है। सो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में हम क्या पढ़ते हैं? प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एंश्योर्स फर्म लिक्विडिटी एंड द सॉल्वेंसी। अगर हमारी जो वर्किंग कैपिटल है, आप उसको प्रॉपर्ली मैनेज कर रहे हैं, तो वो क्या बताती है कि हमारी जो फर्म है, वो लिक्विडिटी उसकी मेंटेन रहे, वो सॉल्वेंट रहे। जब भी किसी फर्म को कहीं पेमेंट करने की ज़रूरत होती है, तो वो पेमेंट टाइमली कर सके। ये हमें दिखाती है कि हमारी फर्म कितनी लिक्विड है, कितनी उसके अंदर सॉल्वेंसी है। ए कॉन्फ्लिक्ट exists बिटवीन प्रॉफिटेबिलिटी एंड द लिक्विडिटी व्हाइल मैनेजिंग करंट एसेट। जब बात करंट एसेट को मैनेज करने की आती है, तो एक कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, किसके बीच में? प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी के बीच में। हम देखते हैं कि हमारे पास जो फंड होते हैं, वो लिमिटेड होते हैं। आपको उन्हीं फंड्स में से कुछ परसेंटेज फिक्स एसेट में इन्वेस्ट करनी होती है, और उसका कुछ पोर्शन हमें वर्किंग कैपिटल के लिए रखना होता है। तो जब आप वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं, तो ये कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है कि हमें कितना पैसा फिक्स एसेट में डालना है और कितना हमारा करंट एसेट में डालना है। अगर कोई फर्म है, वो क्या करती है, अपना सारा पैसा फिक्स एसेट में डाल देगी, तो उसकी जो लिक्विडिटी है, वो क्या होगी? डैमेज होगी। सॉल्वेंसी है, डैमेज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं है, उसका जो सारा फंड है, वो लॉन्ग टर्म एसेट्स में क्या हो चुका है? ब्लॉक हो चुका है। अब अगर वो लॉन्ग टर्म एसेट में ब्लॉक हो चुका है, तो वो अपने डे टू डे ऑपरेशंस के लिए उसके पास फंडिंग नहीं होती है। सो इफ अ फर्म डज़ नॉट इन्वेस्ट insufficient fund in current asset, it may become illiquid and may not meet its current obligation। तो अभी-अभी हमने पढ़ा था यही एग्जांपल मैंने आपको दिया है कि अगर हमने सारा पैसा हमारा फिक्स एसेट में लगा दिया, तो हमारी जो फर्म है वो क्या हो जाएगी? इलिक्विड हो जाएगी और टाइमली वो पेमेंट नहीं कर पाएगी। हमारे जितने भी करंट ऑब्लिगेशंस हैं, हम उसे टाइमली मीट नहीं कर पाएँगे। और वहीं अगर आप ज़्यादा फंड करंट एसेट में इन्वेस्ट करते हैं, करंट एसेट्स आर लार्ज, द फर्म वुड लूज इट्स प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी।
तो वो क्या करती है, अगर आप अपना ज़्यादा पैसा करंट एसेट में लगाते हो और फिक्स एसेट में ज़्यादा बहुत ही कम फंड हम क्या करते हैं इन्वेस्ट करते हैं, तो इससे क्या होगी, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी, वो उसपे नुकसान आएगा क्योंकि हमारे फंड लिमिटेड है। आप ज़्यादा पैसा करंट एसेट में रख रहे हो, हमें इतने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी हम क्या कर रहे हैं, लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए, सॉल्वेंसी को मेंटेन करने के लिए हम फंड ज़्यादा शॉर्ट टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हम फिक्स एसेट में ज़्यादा फंड इन्वेस्ट नहीं कर पाएँगे। और हमने पढ़ा था कि जो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट है वो कौन देता है? वो हमें फिक्स एसेट देती हैं। इस वज़ह से हमारी जो क्या है प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम हो जाती है। The financial managers should develop proper techniques of managing current asset so that neither insufficient nor unnecessary funds are invested in current asset. तो जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है वो क्या करता है, एक ऐसी टेक्निक डेवलप करने की कोशिश करता है, एक ऐसा प्रोपोर्शन डिसाइड करता है जहां पे ना तो हमारे पास करंट एसेट के लिए फंड कम रहे और ना ही हमारे पास फिक्स एसेट के लिए फंड कम रहे। वो उन दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करता है। वो ट्राई करता है एक ऐसा प्रोपोर्शन डिसाइड करने का कि ना तो हमारे पास करंट एसेट में हमारे पास जो फंड है वो इनसफिशिएंट हो कि हमारी फर्म इलिक्विड हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, ना ही हमारे पास फंड इतने ज़्यादा हो कि वो अननेसेसरी रखे रहें और उनका अच्छे से यूज़ ना हो पाए। नेक्स्ट हमारा जो डिसीज़न है वो क्या है? फाइनेंसिंग डिसीज़न। जो फर्स्ट डिसीज़न था उसमें हमने पढ़ा इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो अगर आपको कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करना है, आपने डिसाइड कर लिया कि हम किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो हमारा सेकंड पॉइंट क्या आएगा? सोर्सेस को देखना, क्योंकि अब हमें क्या करना है, उस फंड को अरेंज भी तो करना है। सो इट इज कंसर्न विद फाइनेंसिंग मिक्स और कैपिटल स्ट्रक्चर। तो आप किस सोर्स से पैसा ले रहे हो, उसका जो स्ट्रक्चर है वो डिसाइड करते हैं हम इसमें। यानी कि हम इसके अंदर कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इसके अंदर हमने क्या किया, कैपिटल स्ट्रक्चर की बात की। डिटर्मिनेशन ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी एंड दैट इज द मेन इशू इन फाइनेंसिंग डिसीजन। इसके अंदर सबसे मेन प्रॉब्लम क्या रहती है, हम क्या डिस्कस करते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन में, आप इक्विटी और डेट का प्रोपोर्शन डिसाइड करते हैं। हमने पढ़ा था कि हम डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से पैसा लेते हैं। कोई भी बिजनेस कंप्लीटली एक सोर्स पे डिपेंड नहीं होता है, क्योंकि हर सोर्स की अपनी कुछ मेरिट्स होती हैं और वहीं उनकी कुछ डीमेरिट्स भी होती हैं। अगर हम देखें तो इक्विटी में अगर हम इक्विटी से पैसा रेज़ करते हैं, फंड रेज़ करते हैं, तो इससे क्या होता है, हमें लॉन्ग टर्म के लिए फंड मिल जाता है। हमें हमारी पूरी लाइफ टाइम में वो फंड रिटर्न नहीं करना पड़ता। लेकिन वहीं हमें क्या होती है, उन्हें एक डिविडेंड पे करना होता है जिसकी अमाउंट काफ़ी हाई होती है। उनका जो एक्सपेक्टेशन होती है वो ज़्यादा हाई होती है। वहीं अगर आप डेट की बात करें तो हमें बहुत ही कम इंटरेस्ट पे पैसा मिल जाता है। इसका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो क्या होता है? चीपर होता है। लेकिन हमें क्या है, ये हमारे लिए एक ऑब्लिगेशन है, एक लोन के तरीके से है। दैट मीन्स हमें इसको पेमेंट करना पड़ेगा। एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद हमें इसको रीपे करना पड़ता है। तो सबकी क्या है, अपनी कुछ मेरिट्स हैं, कुछ डीमेरिट्स हैं। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि हम एक ऐसा प्रोपोर्शन डिसाइड करें कि जिससे हमारा जो बिज़नेस है वो किसी भी तरीके से इम्पैक्ट ना हो और वो अच्छे से रन कर सके। Once the best combination of debt and equity is determined, the next step is raising appropriate amount through available sources. तो एक बार जब हम डेट और इक्विटी के प्रोपोर्शन को डिसाइड कर लेते हैं, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम हमारे फंड्स को अरेंज करना शुरू कर दें। आगे हम देखते हैं डिविडेंड डिसीजन। थर्ड हमारा डिसीजन क्या है? डिविडेंड डिसीजन। हमने जहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया, हमने जो फंड्स अरेंज किए, देन हमने एसेट ऑलरेडी सिलेक्ट की थी, तो हमने क्या किया, उन फंड्स को उस एसेट के अंदर इन्वेस्ट कर दिया। तो हमने जहाँ फंड इन्वेस्ट किया, जिस एसेट में हमने वो पैसा लगाया, जिस प्रोजेक्ट में हमने वो पैसा लगाया, वो प्रोजेक्ट हमें कुछ ना कुछ रिटर्न देगा। तो वो जो रिटर्न देगा, दैट वो हमारा क्या है, वो हमारा प्रॉफिट है। तो हम उस प्रॉफिट को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, शेयर होल्डर के अंदर, हमारे जो डिबेंचर होल्डर है उनके अंदर, और उसका कुछ पोर्शन हम क्या करते हैं, हमारी कंपनी में भी रिटेन करके रखते हैं। सो अ फर्म डिस्ट्रीब्यूट ऑल प्रॉफिट और रिटेन दैम, और डिस्ट्रीब्यूट अ पोर्शन एंड रिटेन द बैलेंस विद इट। तो ये डिसीजन हम फाइनेंशियल मैनेजर क्या करता है, ये डिसाइड करता है कि उसे कितना पोर्शन, अपने प्रॉफिट का कितना पोर्शन उन्हें स्टेक होल्डर्स को देना है और कितना पोर्शन वो अपनी कंपनी में ही रिटेन करके रखना चाहता है। इसमें वो अलग-अलग प्रोपोर्शन डिसाइड कर सकता है। हो सकता है वो डिसाइड करे कि मैं अपना जो प्रॉफिट हुआ है उसको कंप्लीटली अपने ही बिज़नेस में रिटेन करके रखूँगा और कोई भी डिविडेंड नहीं दूँगा। वहीं वो ये भी डिसाइड कर सकता है कि मेरे पास जितना प्रॉफिट हुआ है मैं 100% पे आउट रेशियो रखूँगा और अपनी कंपनी में कुछ भी रिटेन नहीं करके रखूँगा। या तो फिर वो 50-50 भी कर सकता है। कुछ जो प्रॉफिट हुआ उसका 50% उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एज़ अ डिविडेंड,
और उसका 50% उसने एज़ अ रिटेन अर्निंग अपने ही बिज़नेस में रख लिया। सो व्हिच कॉस्ट शुड बी अलाउड, इसमें से कौन-सा पोर्शन हम डिसाइड करेंगे, ये किस पे डिपेंड करता है? The decision depend upon the preference of the shareholder and investment opportunity available of the firm. ये completely दो चीजों पे डिपेंड करता है। पहला, हमारे जो शेयर होल्डर है उनकी प्रेफरेंस क्या है? क्या शेयर होल्डर रेगुलर डिविडेंड ही चाहते हैं या वो बिजनेस फ्यूचर में अपनी वेल्थ को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, ग्रोथ करना चाहते हैं, या हमारे बिजनेस के पास अवेलेबल सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है या फिर नहीं है। अगर आपके बिजनेस के पास इतनी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है कि आप फ्यूचर में ग्रो कर सकते हैं, उन्हें ज्यादा अर्न करके दे सकते हैं, तो क्या कर सकता है वो मैनेजर? उस प्रॉफिट को रिटेन करके अपने ही आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स में क्या कर सकता है, री इन्वेस्ट कर सकता है, जिससे उसे फ्यूचर में और भी ज्यादा प्रॉफिट अर्न होते हैं। वहीं अगर हमारी जो फर्म है उसके पास सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं है, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है जिससे वो जो शेयर होल्डर है उनकी वेल्थ को बढ़ा सके, तो वो क्या करेगी? वो उ अपने जो शेयर होल्डर है उनको डिविडेंड देना प्रेफ़र करेगी। जो डिविडेंड डिसीज़न हैज़ अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। जो हमारा डिविडेंड डिसीज़न, जो फाइनेंशियल मैनेजर है, फाइनेंस को मैनेज कर रहा है, वो मैनेजर जो भी डिसीज़न लेता है डिविडेंड के रिगार्डिंग, उसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता है किस पे? हमारे मार्केट प्राइस पे। जो शेयर्स मार्केट में हमने रजिस्टर किए हैं उनके प्राइस पे डायरेक्ट इफेक्ट होता है। अगर कोई कंपनी रेगुलर डिविडेंड दे रही है, उसका पे आउट रेशियो अच्छा है, तो नॉर्मली देखा जाता है तो उसके जो मार्केट प्राइस है वो क्या होते हैं? इंक्रीज़ करते हैं। वहीं अगर कोई कंपनी रेगुलर डिविडेंड नहीं दे पा रही है या फिर उसका जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है वो बहुत ही कम है, तो उन कंपनीज़ का जो मार्केट प्राइस है शेयर्स का, वो डाउन रहता है। आगे इसने बोला है द डिविडेंड पॉलिसीज टू डिटरमाइन इन टर्म ऑफ इट्स इम्पैक्ट ऑन शेयरहोल्डर वैल्यू। तो कोई भी मैनेजर डिविडेंड पॉलिसी को डिसाइड करने से पहले कंप्लीटली स्टडी करता है इसकी इससे हमारे शेयर होल्डर की वैल्यू पे क्या इफेक्ट होगा। अगर मार्केट प्राइस डाउन हुआ, दैट मीन्स हमारे जो शेयर होल्डर है उसकी वेल्थ क्या हो रही है? वो डिक्रीज हो रही है। The optimum dividend policy is one which maximize the value of share and wealth of the shareholder. तो ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी किसे कहा जाता है? ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी उसे कहा जाता है जब हम जो प्रोपोर्शन डिसाइड करें उससे हमारे जो शेयर की वैल्यू है वो भी मैक्सिमाइज हो और हमारे जो शेयर होल्डर है उनकी जो वेल्थ है वो भी मैक्सिमाइज हो। The financial manager should determine the optimum payout ratio, that is, the proportion of net profit to be paid out to the shareholder. उन्हें एक ऐसा proportion decide करना होता है प्रॉफिट का जो वो अपने शेयर होल्डर को पे करेंगे, और कुछ पोर्शन उन्हें अपने बिजनेस में भी रिटेन करके रखना होता है ताकि वो फ्यूचर में अपने बिजनेस को क्या कर सकें? ग्रो कर सकें। The above three decisions are interrelated to have an optimum financial decision. The three should be taken jointly. अभी अभी हमने जो तीनों डिसीजन पढ़े, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड द डिविडेंड डिसीजन, ये तीनों आपस में इंटर रिलेट करते हैं। इनमें से एक भी डिसीजन में अगर हम कुछ गलती करते हैं तो उसका डायरेक्टली इफेक्ट हमें हमारी कंपनी के शेयर्स पे देखने को मिलता है, उसकी परफॉर्मेंस पे देखने को मिलता है। तो ये डायरेक्टली एक दूसरे से क्या है? जुड़े हुए हैं। हमें क्या करना होता है? एक ऐसा फाइनेंशियल डिसीजन लेना होता है कि जो इन तीनों को क्या करे? एक साथ लेकर चले और इनके इफेक्ट को भी स्टडी करे। आज के वीडियो लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है? मीनिंग, उसके ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट की और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कुछ फंक्शंस के बारे में हमने पढ़ा है। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको ने बेल आइकन को अभी तक प्रेस नहीं किया है तो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।